Naman Radhika, all of you. Now I am going to explain the journey to the end of the earth in हिंदी। इस कहानी का जो लेखक है वो अकादमी सोकलस्की नामक एक रसियन जहाज़ पर अंटार्कटिका के दौरा पर टीम के माध्यम से जाता है। यानी अंटार्कटिका के दौरा के लिए पूरी टीम बनती है और यह विजिट जो है चेन्नई से स्टार्ट होता है अंटार्कटिका महाद्वीप के लिए। पूरे 9 समय क्षेत्र बनाए जाते हैं जिसमें 6 चेक पॉइंट, 3 बड़े बड़े जल समूह और 3 पारिस्थितिकी तंत्र को पार करना होता है। पूरी जर्नी में 100 घंटे लग जाते हैं, यानी 100 घंटा का यात्रा अंटार्कटिका का रहता है। जब वो अंटार्कटिका पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर विशालता और सेपरेशन निर्बाध क्षितिज से भरा हुआ देखते हैं। उन्होंने सोचा कि कैसे ऐसा समय हो सकता जब भारत और अंटार्कटिका उसी भूमिगत गोंडवाना का हिस्सा थे। यानी उस समय लेखक ये सोचता है कि कैसा वो समय रहा होगा जब गोंडवाना का हिस्सा यह अंटार्कटिका और हमारा देश दोनों रहा होगा। गोंडवाना का जो हिस्सा है वो लगभग 650 मिलियन पुराना है। गोंडवाना उस समय महाद्वीप था। यह पूर्णतया गर्म महाद्वीप था उस समय और वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियां वहाँ देखने को मिलती थी। लेकिन तब कोई इंसान इस गोंडवाना महाद्वीप पर नहीं थे। उस समय जब डायनासोर मिटा दिए गए थे, गोंडवाना उस समय महाद्वीप टूटने लगा था, इधर उधर बिखरने लगा था। भारत ने एशिया के खिलाफ धक्का दिया, यानी प्रेशर बना और हिमालय पर्वत बनने लगा। अपनी परत को धीरे धीरे वह तोड़ने लगा। ड्रेक जो पैसेज खोलने के लिए दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में शामिल होने के लिए प्रेरित हुआ, इसने एक ठंडा प्रवाह बनाया जो दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर चला गया। यह अमेरिका ठंडा और अलग छोड़ दिया। अंटार्कटिका का महत्व जो है उसका इतिहास बहुत पुराना है। यह हमें समझने में मदद करता है कि हम कहाँ से आए थे और हम कहाँ जा रहे हैं। यह हमें कार्डिनल फोल्ड और फ्रैंकलिन और विलुप्त होने के महत्व को समझने में मदद करता है। अंटार्कटिका महाद्वीप मनुष्यों द्वारा असंतुष्ट बनी हुई एक भूतल होता है। इसके बर्फ़ कोर में आधे मिलियन वर्ष पुराने कार्बन रिकॉर्ड में मिले हैं। यह हमें पृथ्वी के अतीत यानी भूत, वर्तमान और भविष्य की जांच करने में पूर्णतया मदद करता है। अंटार्कटिका बर्फ़ का एक विशाल विस्तार है, यानी वर्तमान समय में यह बर्फ़ का बहुत बड़ा निकाय है। यह सभी बंजर के समान है। यहाँ कोई मानव मार्कर नहीं है, कोई पेड़, भवन, बिलबोर्ड नहीं है। विशाल बर्फबारी है। नीले व्हेल यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन बहुत छोटी चीज़ें भी हैं। कोई सुबह, दोपहर, शाम और रातें वहाँ नहीं हैं। यह 24 घंटे का दिन है। हर जगह मौन है, तो आप वहाँ समय और स्थान की भी सभी सांसारिक भावना को जान लेते हैं, खो देते हैं। मानव सभ्यता केवल 12,000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। यह भूवैज्ञानिक घड़ी पर केवल कुछ सेकंड पुराना है। लेकिन इस छोटी अवधि के दौरान आदमी ने बहुत भ्रम पैदा किया। उसने कस्बों और शहरों का निर्माण किया। उसने सीमित प्राकृतिक साधनों को पकड़ने के लिए कई अन्य प्रजातियों को खत्म कर दिया।
जीवाश्म जलाने के लिए मनुष्य ने दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड का एक छायांकन, एक कंबल सा एक मेंटल तैयार कर दिया। यह वैश्विक तापमान बढ़ाता रहता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड तापमान में इस वृद्धि ने जलवायु परिवर्तन का कारण बना। यह सबसे गर्म बहने वाला हवा का कारण होता है। कोई वैज्ञानिक आपदा की भविष्यवाणी कर सकता है। अंटार्कटिका इन परिवर्तनों के प्रभाव को देखने का स्थान है। यानी जो जैविक परिवर्तन होता है, जो क्लाइमेट में तमाम परिवर्तन होता है, वह चीज़ आप अंटार्कटिका में बहुत ही कम देखेंगे, बहुत लिस्ट है, क्योंकि वो पूरा का पूरा बर्फीला इलाका है। यहाँ पर एक सरल पारिस्थितिकी तंत्र आपको दिखाई देगा, इसलिए पर्यावरण में थोड़ा बदलाव एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के तौर पर माइक्रोस्कोपिक ले लीजिए, वे सिंगल सेल वाले पौधे होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वे कार्बनिक यौगिकों को बनाने के लिए, कार्बन को आत्मसात करने के लिए होता है। वे दक्षिणी महासागरों में पूरी खाद्य श्रृंखला को बनाया रखता है, मेंटेन किया रहता है। यह वैश्विक कार्बन चक्र को नियंत्रित करता है। ओजोन परत की कोई भी कमी कम करने के लिए फोटोप्लैंक्टन अपंग होगा, यानी पूर्त नहीं होगा। अगर वे काम नहीं करते तो पूरी खाद्य श्रृंखला और वैश्विक कार्बन चक्र खत्म हो जाएगा। आइस स्टूडेंट्स कनाडाई जियोफ ग्रीन की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम है। उन्होंने छात्रों को अंटार्कटिका दुनिया के अंत में लेने का विकल्प चुना। वह युवा छात्रों को ग्रह को समझाने और सम्मान करने का अवसर प्रदान करना चाहता है। यह छात्र जो कनाडाई है, यह युवा है। वे सीखने और कार्य करने के लिए तैयार हैं। वे वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को देख सकते हैं। वे हिमनद पीछे हटने और बर्फ़ अलमारियों को गिरने जैसी घटनाएं अंटार्कटिका पर आराम से देख सकते हैं। वे अप्रभावित नहीं रह सकते अगर वहाँ पर रह रहे हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप पर रह रहे हैं। वे देख सकते हैं यह सब खतरा वास्तविक रूप से। वे भविष्य के नीति निर्माता हैं। एक उनका अपना अलग आदर्शवाद है। अंटार्कटिका सर्कल के नज़दीक शोध जहाज़ जो सोकोल्स्की है, जिस जहाज़ से ये लोग गए थे, बर्फ़ के सफ़ेद हिस्सों में बीचों बीच खड़ा हुआ। यह आगे नहीं जा सकता था, तो कप्तान ने घूमने और उत्तर जाने का फैसला किया। लेकिन ऐसा करने से पहले उसने सभी को गैंगप्लैंक पर चढ़ने और समुद्र पर चलने का आदेश दिया। तो उनमें से सभी 52 बर्फ़ पर चले गए। बर्फ़ के नीचे एक जीवित सागर था। उन्होंने बर्फ़ के फूलों पर खुद को सील कर देखा। वे एक बरगद के पेड़ की छाया में झूठ बोलने वाले भटक कुत्ते की तरह लग रहे थे, जैसे कहीं से ये लोग आए हुए हैं और उस पर भटक गए हैं। लेखक आगे कहता है कि जो वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र है, जो वहाँ का पर्यावरण है, वो पूर्णतया ठंडा है। जैसे समुद्र पर चलने का तात्पर्य यह था कि समुद्र पर जो पानी था वो बर्फ़ के रूप में परिवर्तित हो गया था, और इसलिए वहाँ बहुत ही कम जो पर्यावरणीय परिवर्तन है वो है। तो पूरा का पूरा घटना लेखक ने जो इसमें दर्शाया है वो अंटार्कटिका महाद्वीप की पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाले परिवर्तन और वह कैसे गोंडवाना से जुड़ा हुआ है, ये पूरी टीम उसका वहाँ पर निरीक्षण करती है, और यही इस लेसन में दर्शाया गया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।